गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लीला सर आपकी क्लास में बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक, आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि आपका जो टॉपिक शुरू किया था, लेसन शुरू किया था जैव प्रक्रम। इस लेसन को हम काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं, मतलब इसके कुछ आपको मोस्ट आपको पढ़ा चुके हैं। अब इसमें एक और टॉपिक है आपका, इस लेसन के संबंधित 2 टॉपिक रह गए, 3 आपका है वो मनुष्य में पोषण, उत्सर्जन और आपका जनन तंत्र। ठीक, ये 3 टॉपिक रह गए हैं। तो आपको हम पोषण और उत्सर्जन, ठीक, ये हम आपको पढ़ाएंगे। जनन तंत्र आप लोग पढ़ लेना, उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 हेडिंग है, वो भी हम पढ़ा देंगे। ठीक, वैसे आप लोग कोशिश करना, आप लोग पढ़ लो बुक से, तो इतनी ज़्यादा जरूरी वो नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं जैव प्रक्रम। तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं मनुष्य में पोषण। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि अमीबा में पोषण, किसमें पढ़ा था? अमीबा में। अब जो आप अमीबा में देखा था, अमीबा एक कोश की जीव है। कैसा है? एक कोश की है। लेकिन मनुष्य कैसा है? बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मनुष्य में जो पोषण होता है, ये मेनली एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं आहार नाल। पोषण अर्थात पाचन तंत्र। ये क्या है? पाचन तंत्र है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो आहार नाल होती है, मनुष्य में आहार नाल में ही भोजन पचता है। अब होता क्या है कि ये आहार नाल जो होती है, ये तकरीबन 8 से लेकर 10 मीटर लंबी होती है। अपने शरीर में ये कितनी होती? 8 से लेकर 10 मीटर लंबी। समझ रहे हो बात की नहीं? लेकिन ये क्या है कि इसके विभिन्न भाग होते हैं और वो प्रत्येक भाग में इसका अलग अलग व्यास होता है। प्रत्येक भाग में इसका अलग अलग व्यास होता है। अब जैसे प्रत्येक भाग, आहार नाल के बहुत सारे भाग होते हैं जिसमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। पहला मुख एवं मुख गुहा, मुख गुहा। दूसरा है आपका ग्रसनी, ग्रसनी। तीसरा है आपका ग्रास नली। चौथा है आपका आमाशय। 5वां छोटी आंत और लास्ट बड़ी आंत। तो इन भागों में क्या होता है कि मनुष्य में जो पाचन होता है, भोजन पचता है। आपको हम ऑलरेडी बता चुके थे कि भाई कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती? 8 से लेकर 10 मीटर। लेकिन सभी में इसका जो व्यास होता है, कि जितने भी इसके भाग होते हैं, सभी का व्यास क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं सभी को। पहला है आपका मुख। मुख मतलब मुंह। जब भी आप भोजन लेते हो, पहले नंबर कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। वहां पे क्या होता है कि अपने मुंह में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लाल ग्रंथि। शायद हमने इसको लालसा, लालसा ये लिखा होगा किताब में। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लाल ग्रंथि। इस ग्रंथि का काम क्या होता है कि ये क्या करती है? लार का सिक्रेशन करती है, स्रावन करती है। किसका? लार ग्रंथि क्या करती है? लार को बाहर निकालती है। अब ये बाहर निकालेगी तो जो मुंह होता है, ये मुंह को क्या करेगी? कि नमी प्रदान करेगी, भाई सूखने नहीं देगी। तो जैसे भोजन आप लेते हो, तो भोजन में क्या है कि इस लार ग्रंथि में जो लार निकल रही है, इस लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। क्या, कौन सा एंजाइम है? टाइलिन।
भाई अपने मुंह में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का काम क्या होता है कि लार का सिक्रेशन करना। अब ये लार को श्रावण कर रही है, लार को बाहर निकाल रही, तो लार में क्या है, लार में क्या है, ये एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। जैसे ही आपने भोजन अंदर किया, भोजन में क्या है, जो टाइलिन है, ये जो अपने भोजन में क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है किसमें, सरल शर्करा। बात समझ रहे हो कि नहीं, कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये आप सीधे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्या करोगे कि टाइलिन, शायद हमने एमाइलेज लिखा है, एमाइलेज भी कहते हैं इसमें, हाँ, कि आप जैसे ही कार्बोहाइड्रेट लिया आपने, तो उसमें क्या किया कि एमाइलेज ने या टाइलिन ने उसको तोड़ दिया किसमें, शर्करा। भैया शक्कर में टूट गया है तो वो क्या जाएगा, अंदर जाएगा मुंह में। और जैसे मुंह में एक तो लाल हो गए, एक होते हैं दांत, दांत, भाई जो दांत होते हैं, लार का काम आपको पता ही चल गया। अब जो क्या है, दांत, तो दांत मनुष्य में होते हैं, दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार। पहला होता है आपका कृंतक, दूसरा आपका रदनक, तीसरा है आपका अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और चौथा है आपका चवर्णक। भाई कितने दांत पाए जाते हैं, 4 दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं भाई, कृंतक होते, रजनक होते, अग्रचवर्णक होते हैं और चवर्णक होते हैं। देखो भाई ये जो दांत होते हैं इनका काम भी अलग अलग होता है। जैसे कृंतक का काम जो होता है, ये क्या करता है, इसको काटने का काम करता है, कुतरने का काम करता है। इन दांतों को हाथी दांत भी कहते हैं, हाथी दांत भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हाथी होता है, हाथी के सूंड के बगल में 2 दांत बाहर निकले रहते हैं, वो कौन है, कि ये कृंतक दांत ही है। वो इनका काम क्या होता है, भोजन को कुतरना या काटना होता है। ठीक, रदनक ये क्या करते हैं, जो आपने भोजन लिया उसको तोड़ते हैं, चीरते फाड़ते हैं। फिर अग्रचवर्णक ये क्या करते हैं, उसको चबाने का काम करते हैं। इन दोनों का काम चबाने का है, पीसने का है, एक लुगदी तैयार करने की। ठीक, और ये दांतों की संख्या जो होती है मनुष्य में होती है 32, जबकि बच्चों में जो होती है इसकी संख्या, बच्चों मतलब 0 से लेकर 7 साल तक, इसमें दांतों की संख्या होती है 20। अब 20 जो होती है उन बच्चों में ये अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते, और जो किशोरावस्था में होती है तो उस समय भी इनकी संख्या कितनी होती है, 28 होती है दांतों की। और जैसे ही वैक्स हो जाते हैं तो उनमें दांतों की संख्या 32 होती है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, दंत सूत्र पूछा जाता है। तो दंत सूत्र की बात करें तो बच्चों का दंत सूत्र बनता है 2102/2102। देखो भाई, अब ये ऊपर के जबड़े के दांत हैं और एक नीचे के जबड़े के दांत, और दोनों साइड ये दांत वैसी ही कंडीशन में पाए जाते हैं। देखो 2 1 3 और 2 5, 2 1 3 और 2 5। भाई दोनों साइड पा रहे हैं, 2 का मल्टीपल कर दो, 10 10 10। ऊपर के जबड़े में 10 और नीचे के जबड़े में कितने, 10 दांत। टोटल कितने हो गए, 20। बच्चों में कितने दांत पाए जाते, 20। कौन से दांत नहीं पाए जाते, अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते। क्लियर हुई बात। वही किशोरावस्था की बात करें तो उसका दंत सूत्र बनता है 21/22/21/22। 3 और 2 5 और 2 7, 7 दूनी 14 ऊपर के और 14 नीचे। वैसे यहाँ करें तो 21/23/21/23 कितने हो गए भाई, 16 ऊपर हो गए, 16 नीचे।
अब ये कहोगे सर ये 21, 23 क्या है? जैसे बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो है 2 दूनी 4 कृंतक पाए जाते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। रदनक 1 और 1 2 रदनक पाए जाते हैं। अग चवर्णक पाए नहीं जाते और चवर्णक 2 दूनी 4। वैसी प्रोसेस ये है कि भाई ये कृंतक है, ये रदनक है, या चवर्णक हो, ये चवर्णक। क्लियर हुई बात? अब क्या होता है कि जो मुख होता है, मुख के बाहर की तरफ एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ये ग्रसनी जो होती है ये क्या करती है कि ये 2 भागों में बटी रहती है। एक होता है इसका श्वास नली और एक होती है भोजन नली। अब देखो भाई, श्वास नली और भोजन नली, बात किसकी हो रही? पाचन की हो रही। तो आप बात किसकी कर रहे हैं? भोजन नली की। जैसे ही मुख गुहा में भोजन लुब्धि बन के तैयार हो गया, फिर कहाँ जाएगा वो? भोजन नली में जाएगा। अब ये भोजन नली और श्वास नली दोनों नलियों में बस डिफरेंस एक होता है कि एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये एक ढक्कन होता है जो नलियों को बंद रखता है। जैसे ही आप सांस लेते हो, जैसे मान लीजिए ये नली है, ये 2 नली है। अब यहाँ पे एक संरचना पाई जा रही एपिग्लोटिस। जैसे ही आपने सांस ली, ये मान लीजिए ये श्वास नली है, ये मान लीजिए ये भोजन नली, ठीक। जैसे ही आपने सांस ली तो ये ढक्कन हट जाएगा इस पे से, किस पे से? श्वास नली से, और ये यहाँ लग जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? कि जो बाहर की ऑक्सीजन आई है वो कहाँ जाएगी? यहाँ सीधे श्वास नली में चली जाएगी। और जब भोजन हुआ तो भोजन में ये ग्लोटिस ये बंद हो जाता है और सीधा भोजन नली में चला जाता है। अब होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा ठसका लग जाता है, फंदा लग जाता है गले में। होता क्या है कि ये एपिग्लोटिस बंद नहीं हो पाता है और भोजन के जो पार्टिकल्स हैं, भोजन के जो कण हैं, वो जाके किस में पहुंच जाते हैं? श्वास नली में पहुंच जाते हैं। तो एक फंदा लग जाता है गले में। गले में जो फंदा लगना होता है वो यही होता है, ठसका आता है जब आपको, तो वो क्या है भाई कि भोजन के कण कहाँ पहुंच गए हैं? श्वास नली में। क्लियर हुई बात? इसी का एक और आगे भाग होता है जिसका नाम है ग्रास नली। अब ये ग्रास नली जो होती है, ये सब नलियों के समान संरचना है। ये संरचना होने के बाद क्या होता है कि इसमें होता है किर्माकुंचन गति। किर्मानुकुंचन गति। अब इस गति से जो भोजन आता है वो नीचे की ओर जाएगा और नीचे की ओर जाने के बाद वो कहाँ खुलेगा? आमाशय में। आमाशय में खुलने के बाद, ठीक, तो ये भोजन कहाँ पहुंच गया? आमाशय। ठीक है, ये आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत आपको नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे।